नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सर के बीच में एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग के साथ एक नया टॉपिक आगामी परीक्षाओं में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसे यूपी टेट और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस सभी एग्ज़ामों में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सहयोग करने वाला है ये टॉपिक। संज्ञा से एक आध क्वेश्चन हर इस तरीके के उत्तर प्रदेश पुलिस में और जो पेट की परीक्षा है, जो यूपी टेट की परीक्षाएं हैं, उसमें आते ही हैं एकदम। तो आइए आज जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होता है? एक शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा यानी नामों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लें तो संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो कुल भेद, मेरी बातों को समझिएगा एक बार, कि कुल भेद की बात करेगा तो 5 ही बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के भेद यदि पूछता है तो वो 3 ही होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और कुल के बारे में कहेगा तो जाति से 2 द्रव्यवाचक और समूहवाचक, क्योंकि जाति में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में समान दिखते हैं। ऐसे में आइए बारी बारी से सभी संज्ञा के भेद को जानेंगे और उसकी परिभाषा भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों का बोध कराता है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, सीता आदि और भी सारे जो नाम हैं वह किस में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। आइए दूसरा जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी विशेष संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आइए एक बार समझते हैं। जैसे मनुष्य, शहर, नदी, पर्वत आदि। एक बात यहाँ क्लियर होगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में हमें क्या अंतर दिख रहा है। तो समझिएगा, मनुष्य जो यहाँ लिखा हुआ है, तो मनुष्य जो होता है एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है। मनुष्य में बहुत सारे मनुष्य हो जाते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। राम, श्याम, सीता, मोहन, चंदन आदि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य में जैसे मान लीजिए मनुष्य में राम भी आता है, मनुष्य में श्याम भी आता है, मनुष्य में सीता भी आती है और आदि और भी जो नाम है वह मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। अब एक बात और देख लीजिए, शहर यह एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है, यानी कि शहर से कई अलग अलग शहर के नाम भी पड़ गए हैं। जैसे मान लीजिए बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद आदि जितने भी शहर के नाम हैं वह हमारे जो अभी देखिएगा यहाँ नाम जो है, नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन जिनके द्वारा नाम पड़ा है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको बताया अभी कि मनुष्य से राम, श्याम, सीता आदि हो जाते हैं। उसके बाद शहर जो है, शहर से क्या होता है? जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और भी जितने भी नाम पड़ते हैं वह व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। तो यह 2 चीजें क्लियर हो गई। नदी भी देख लीजिए, एक प्रकार की जातीय शब्द है, क्योंकि नदी के अंतर्गत यमुना, गंगा और कावेरी बहुत सारे ऐसी नदियां हैं जिनका नाम पड़ा हुआ। वह नाम जो बता रहा हूं कि नदी के अंतर्गत आती हैं वह गंगा, यमुना, सरस्वती या कावेरी आदि नाम जो हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगी, लेकिन नदी जो है वह जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं यहाँ जाति के बारे में। जाति, पर्वत जो होता है एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है, क्योंकि पर्वत से और भी अलग अलग पर्वत के नाम पड़ जाते हैं और पर्वत जो है एक ही होता है और अलग अलग भागों में उनका नाम अलग अलग बांट दिया जाता है या रख दिया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पर्वत दिया हुआ है, पर्वत में जैसे यहाँ हिमालय हो जाए, हिमालय पर्वत। यहाँ एक बात समझिएगा कि अब पर्वत जो है, पर्वत अभी मैं बताया हूं कि जातीय संज्ञा होती है, इसके अंतर्गत हिमालय पर्वत हो गया, यानी कि इसका नाम पड़ गया है
तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। जैसे अभी मैं नदी के बारे में बताया हूँ, नदी, तो यहाँ हो जाएगी गंगा, गंगा नदी, गंगा नदी। नदी के साथ गंगा नाम जुड़ गया है, यानी नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह स्पष्ट आपको पता चल गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, नामों को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे नदी अभी बताया हूं कि जातिवाचक में, और गंगा जो है व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। आइए, हमको पता है कि आपको अच्छे तरीके से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं वो आपको स्पष्ट रूप से पता चल ही गया होगा। अब आता है एक इसमें और भी मुख्य संज्ञा के भेद में भाववाचक संज्ञा। अब भाव को स्पष्ट जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जब कोई शब्द किसी भाव को दर्शाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हंसना, हंसना भी एक प्रकार का भाव है, रोना भी एक प्रकार का भाव है, और चलना, बुढ़ापा, जवानी आदि ऐसे शब्द जो हैं हमारे भाव को ही प्रकट करते हैं। तो भाव में जैसे मुझसे चला नहीं जाता, बताइए किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि यहाँ भाव व्यक्ति हो रहा है, तो इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाव में और भी हम जान लेंगे, जैसे घृणा, घृणा को हम देख नहीं सकते हैं, रोना को भी नहीं देख सकते हैं, बचपना को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, आदि ऐसे शब्दों को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए इनको भी समझ लिए। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है? तो द्रव्यवाचक जो शब्द किसी द्रव्य, ठोस, गैस आदि का बोध कराता है या दर्शाता है उसे ही कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या आ सकता है? तो जैसे पानी को हम लीटर में नापते हैं, तेल को भी ऐसे ही नापते हैं, लोहा को हम वजन में नापते हैं, ठीक है, सोना चांदी आपको पता ही होगा, ये भी नाप तौल की एक पदार्थ है, धातु हैं। तो यह बात है, आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ऐसे नाम को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह बात क्लियर हो गया होगा आपको द्रव्य के बारे में। उसके बाद आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जैसे जो शब्द किसी समूह को यानी किसी समूह को दर्शाता हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। एक बात बताइए, भीड़ वह एक समूह को ही दर्शाता है। भीड़ में एक से अधिक लोग आ जाते हैं जिसके कारण से इसका समूह बन जाता है। और कक्षाएं में एक बच्चा एक बच्चियां तो कोई नहीं पढ़ती है, इसमें हमेशा एक से अधिक 2, 4, 10, 15, 20, 50 ऐसे स्टूडेंट यानी कि छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, वहाँ भी एक समूह को दर्शाता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बाजार, यह जो बाजार है, बाजार भी देख लीजिए, बाजार यह उत्तर प्रदेश यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। बाजार, बताइए बाजार जो है कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो जानेंगे कि बाजार जो है यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सेना भी जो है हमारा यह एक प्रकार का समूह दर्शाता है, इसलिए यह भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यह हमने बारी बारी से सारे प्रकार यानी सभी भेदों के बारे में जान लिए, सभी भेदों के परिभाषा के रूप में भी जान लिए। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करके आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं कि कौन सी संज्ञाएं किस में आती हैं। तो आइए एक बार दोबारा देखते हैं। संज्ञा आपको बताया कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक में अभी आपको बताया हूं कि जाति का संपूर्ण बोध कराता है जातिवाचक, और उसके अंतर्गत जितने भी नाम पढ़ते हैं वह किस में हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाते हैं। तो यहाँ मनुष्य, शहर, नदी, पर्वत आदि जाति में आते हैं, और इसके अंतर्गत जितने भी नाम पड़ गए हैं यहाँ पे राम, श्याम, सीता आदि, हिमालय पर्वत का नाम है, गंगा जो है नदी का नाम है, यह जो नाम पड़ जाते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। उसके बाद आपको मैं बता दिया भाववाचक, यानी कि जो शब्द किसी भाव को बताता है या दर्शाता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। हंसना एक प्रकार का भाव है, रोना एक प्रकार का भाव है, चलना भी हमारा भावी दर्शाता है, और बुढ़ापा भी हमारा भावी दर्शाता है। यह मुझे पता है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद द्रव्य भी आपको बताया हूं कि जो शब्द ठोस और गैस के रूप में नापा तौला जा सके उसे ही कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी को हम नापते हैं,
तेल को भी नापते हैं, लोहा को भी वजन करके नापते हैं, ऐसे सोना चांदी को भी आप जानते ही हैं। तो उसके साथ यह क्लियर हो गया, द्रव्य में यह आते हैं। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, भीड़, कक्षा, बाजार, सेना, यह जो है हमारे भीड़ यानी समूह को दर्शाते हैं। तो यह हो गया हमारे समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है।